गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हमारा क्लास 12th के संधारित्र का आगे का पार्ट है जिसके अंतर्गत आज हम आपको बताएंगे क्या समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता निकालने के लिए व्यंजक प्राप्त करना। जैसे माना हमने क्या एक संधारित्र था जिसकी प्लेटों पर आवेश प्लस क्यू तथा माइनस क्यू है, उनके बीच की दूरी डी है तथा उनके बीच का विभवांतर वी तथा उनका परावैद्युतांक के है। तो अगर बात करें तो C इक्वल टू होता क्या है, C इक्वल टू क्यू अपॉन वी होता है धारिता के लिए। अब अगर यहाँ पे बात करें तो वैद्युत क्षेत्र भी एक उत्पन्न होगा। देखिए वैद्युत क्षेत्र के लिए उसके लिए कुछ चीज़ें जो आपको याद होंगी, मैंने आपको गॉसेस थ्योरम में पढ़ाया था E इक्वल टू सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट के, जहाँ पे सिग्मा इज इक्वल टू होता क्या है, पृष्ठ घनत्व होता है, क्यू अपॉन ए होता है, उसकी वैल्यू यहाँ पे पुट की गई। अगर मान लेते हैं परावैद्युतांक जो है उसके परावैद्युतांक में क्या है वायु है, तो उसकी वैल्यू क्या हो जाएगी 1 हो जाएगी। तो इस तरह ये तो यहाँ पे हम आगे प्लेटों के बीच वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E इज इक्वल टू क्यू एप्सिलॉन नॉट के ए, क्योंकि हमने यहाँ पे परावैद्युतांक क्या माना था के और इनका पृष्ठ का क्षेत्रफल क्या माना है ए है। तो इनके बीच में विभवांतर की बात करें तो विभवांतर क्या होता है V इज इक्वल टू ई इंटू टी, मतलब वैद्युत क्षेत्र को अगर उनके बीच की दूरी से गुणा कर दिया जाए तो हमारे उनके बीच के स्थापित विभवांतर की बात आ जाएगी। तो V इज इक्वल टू ई डी। तो अब V ई की वैल्यू यहाँ से पुट कर दीजिए और यहाँ पे तो V बराबर क्या है क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट ए इंटू डी। तो समीकरण 1 में इसकी वैल्यू लिखते हैं क्यू V की जगह पे, तो क्यू डी अपॉन एप्सिलॉन नॉट ए डी। यहाँ पे ये मेन अपॉन ये था, उसके अपॉन में कोई चीज़ होती है वो पलट जाती है, तो ये पलट गई तो ऊपर आ गया क्या सिग्मा ए एप्सिलॉन नॉट ए के ए, और ये क्यू क्यू कैंसिल हो गया अपॉन डी। तो ये हमारा हो गया क्या, जब इनके बीच में परावैद्युतांक के था। अगर मान लीजिए इनके बीच में क्या है परावैद्युतांक में इनके बीच में अगर वायु होती है तो वहाँ पे के बराबर 1 हो जाएगा, तो वहाँ पे सी को सी नॉट लिख देते हैं। अतः के बराबर 1 हुआ, सी बराबर सी नॉट लिखेंगे तो सी नॉट इज इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट ए डी। अगर दोनों समीकरणों को आपस में भाग दे दें 2 और 3 को तो ये सब कुछ कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पे बचेगा के बचेगा बस। तो यहाँ पे सी अपॉन सी नॉट इज इक्वल टू के हो जाएगा, तो सी इज इक्वल टू सी नॉट के। अब यहाँ पे बात करें तो तो इसका मतलब अगर किसी भी माध्यम का परावैद्युतांक है तो उसके उस माध्यम में धारिता तथा उसकी निर्वात में धारिता का अनुपात होता है, उस माध्यम का परावैद्युतांक। अब इसके बाद में क्या है आपको पढ़ना है समांतर प्लेट संधारित्र की। अब मान लीजिए अगर इनके बीच में कोई अलग अलग माध्यम की पट्टी रखी है, जैसे मान लिया कि दो हमारे जो संधारित्र था इनके बीच में कुछ हमने टी मोटाई की एक पट्टी रख दी जिसका परावैद्युतांक कुछ और हो गया है, तो वहाँ पे कुछ ना कुछ उसका प्रभाव पड़ेगा। तो वहाँ पे तो मान लो पहले दूरी थी डी, तो तो इसका मतलब टी में अगर परावैद्युतांक के की पट्टी रखी है तो इसका मतलब यहाँ पे क्या होगी निर्वात होगी, तो यहाँ पे उसका प्रभाव क्या पड़ेगा, तो वही तो यहाँ पे अब मान लिया कि इसे पहले वाले को हमने मान लिया जो ये था निर्वात वाला क्षेत्र है, तो उसको कह दिया क्या है E1 है, तो वायु मतलब इतना पार्ट जो होगा वो वायु का है। तो वहाँ पे Q इज E2 इज इक्वल टू वहाँ पे वैद्युत क्षेत्र क्या होगा Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट A। अगर दूसरी पट्टी है तो परावैद्युतांक मतलब ये परावैद्युतांक के वाली पट्टी में कितना हो जाएगा E2 इज इक्वल टू Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट A। तो यहाँ पे वायु में विभवांतर की बात करेंगे V इज इक्वल टू E1 मतलब वैद्युत क्षेत्र गुणे दूरी टोटल टी थी, जिसमें टी जो है दूरी में क्या है के परावैद्युतांक की पट्टी रखी हुई है, तो जिसकी वजह से बची हुई दूरी क्या हुआ डी माइनस टी। तो यहाँ पे विभवांतर ये आ गया। अब यहाँ पे इसकी वैल्यू हमने यहाँ पे पुट कर दी E1 की वैल्यू यहाँ पे, तो इतना आया। तो परावैद्युतांक पट्टी में विभवांतर कितना होगा इस वाले पार्ट में, तो V2 बराबर E2 इंटू टी, क्योंकि यहाँ पे दूरी कितनी है टी है, तो यहाँ पे इसकी वैल्यू पुट कर दी गई इतना क्या Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट के ए इंटू टी। तो कुल विभवांतर की बात करें तो V इज इक्वल टू V1 प्लस V2, इसे हमने लिखा यहाँ पे ये जो दोनों जगह था Q एप्सिलॉन नॉट A, यहाँ पर भी कॉमन कर लिया, तो यहाँ पे क्या बचा D माइनस टी और यहाँ पे T अपॉन K। इस तरह ये हमारा हाँ। अतः समांतर पट्ट संधारित्र की धारिता की बात करेंगे तो C इज इक्वल टू Q अपॉन V, ये वैल्यू पुट कर देंगे तो C बराबर ये हमारा इतना
आ जाएगा। अब मान लीजिए कंडीशन क्या हो सकती है कि यहाँ पे पूरा पट्टी था उसमें अगर क्या मान लें डी बराबर टी मतलब पूरे में परावैद्युतांक पट्टी रखी हुई अगर होती तो यहाँ पे क्या होगा वही प्रभाव, यहाँ पे जहाँ डी है वहाँ पे टी लिख दीजिए तो हमारा ये, तो इससे पहले हमने आपको प्रूफ करके बताया ही था यहाँ, इससे पहले वाले अभी पार्ट में भी हमने जस्ट अभी बताया था। अब मान लीजिए अगर यहाँ पे पूरे में अगर क्या कोई परावैद्युतांक पट्टी नहीं सिर्फ वायु होती तो भी ये हमें पता है सी नॉट बराबर एप्सिलॉन नॉट ए अपॉन डी। अगर मान लीजिए कई पट्टियाँ रखी हैं तो सभी के कारण क्या होगा, ये हमारा फॉर्मूला बन जाएगा। अब आपको पढ़ना है संधारित्र का संयोजन। अगर जैसे इससे पहले अगर आपने 10th में पढ़ा होगा तो उसमें देखा होगा कि हम कई प्रतिरोधों को आपस में जोड़ सकते थे जिनको श्रेणी क्रम और समांतर क्रम में, यहाँ पर भी वही चीज़ है। मान लीजिए तीन संधारित्र हैं जिनकी धारिताएं क्या हैं C1 C2 C3 हैं और जिनको हमने क्या श्रेणी क्रम में जोड़ दिया है, जिनके बीच में V वोल्टेज है और तो इनका सभी का क्योंकि श्रेणी क्रम में है तो विभवांतर अलग अलग होंगे V1 V2 V3, लेकिन उस समय इनके आवेश, क्योंकि आवेश क्या होंगे समान होंगे, आवेश एक समान होंगे Q। तो अगर बात करें तो C इज इक्वल टू पूरी धारिता की बात करें तो Q इज इक्वल टू क्या होगा CV होगा, और अगर बात करें यहाँ पे तो V बराबर क्या होगा Q अपॉन C होगा, क्योंकि यहाँ पे V जो है V मतलब विभवांतर ही 3 भागों में बांट दिया गया तो यहाँ पे V1 V2 V3 जो होगा वो टोटल V के बराबर होगा। टोटल V बराबर क्या होगा, टोटल आवेश बटे कुल धारिता, ये तो V1 बराबर क्या होगा इनके बीच का क्या आवेश और इनकी धारिता का अनुपात, V2 बराबर भी ऐसे ही इनके बीच का आवेश और इनके बीच की धारिता, यहाँ पे ये सब लिख लिया। अब यहाँ पे जो समीकरण 1 में बात करें, क्योंकि यहाँ पे समीकरण 1 में क्या होगा V बराबर V1 प्लस V2 प्लस V3, हर जगह पे वैल्यू लिख देंगे। V बराबर इतना था, V1 बराबर इतना, V2 बराबर इतना, V3 बराबर इतना। अब हर जगह पे हमें क्या दिख रहा है Q यहाँ पे है ही, यहाँ पे सभी में Q कॉमन कर लिया तो ये आया, तो यहाँ पे बचा क्या, दोनों साइड में Q कैंसिल कर दिया तो 1/c इज इक्वल टू 1/c1 प्लस 1/c2 प्लस 1/c3। ये हो गया क्या, जब हमारे संधारित्र क्या है श्रेणी क्रम में जुड़े होंगे तो फार्मूला क्या बनेगा, 1 टू कुल धारिता के लिए फार्मूला क्या होगा 1/c इज इक्वल टू 1/c1 प्लस 1/c2 प्लस 1/c3। यहाँ पे C क्या है, कुल परिणामी धारिता है। अगर यदि हमारे आवेश क्या हैं, आवेश नहीं धारिताएं यदि अगर हमारी समांतर क्रम में जुड़ी हों तो ये C1 C2 C3, तो जब समांतर क्रम में जुड़ते हैं तो उनके विभव समान होते हैं, तो इनके बीच का विभव क्या था V, और V यहाँ भी, लेकिन आवेश क्या होगा, यहाँ से जैसे आया तो 3 रास्तों में बट गए तो वहाँ पे ये समांतर कंडीशन हो गई तो वहाँ पे आवेश अलग अलग होंगे, तो इसका मतलब टोटल Q जो होगा वही 3 भागों में डिवाइड हुआ, Q इज इक्वल टू Q1 प्लस Q2 प्लस Q3, ये हो गया। तो परिणामी जो धारिता मान लिया अगर C है तो कुल आवेश बराबर C इंटू V, मतलब इनके बीच का कुल विभव और इनके बीच के कुल धारिता। तो यहाँ पे इसकी वैल्यू क्या, Q1 बराबर C1 मतलब इस वाले में इसकी धारिता और इसका विभव, इसी तरह इसकी जो Q2 बराबर होगा क्या C2V होगा और C3 इंटू V होगा। अब अगर बात करें तो समीकरण 1 में Q बराबर क्या था CV और Q1 बराबर C1V और Q2 बराबर C2V और Q3 बराबर C3V, तो हर जगह पे क्या दिख रहा है V कॉमन कर लिया, यहाँ भी V था दोनों साइड में कैंसिल कर दिया तो C इज इक्वल टू C1 प्लस C2 प्लस C3। तो यहाँ पे क्या हुआ कि समांतर संयोजन में क्या होगा C बराबर C1 प्लस C2 प्लस C3, ठीक है। वही जो नोट अभी मैंने आपको बताया था कि समांतर क्रम में क्या होगा विभवांतर समान रहेगा परंतु आवेश अलग अलग होंगे, और श्रेणी क्रम में क्या होगा श्रेणी क्रम में आवेश समान होंगे परंतु विभवांतर अलग अलग होगा। ओके बेटा, थैंक यू। आज आपका ये चैप्टर ख़त्म होता है। ओके, थैंक यू।